इन सब के बीच घाटों पर तनी पुरोहितों की छतरियों के नीचे होता कर्मकांड पारलौकिक जीवन से साक्षात्कार कराता है। और फिर इसके साथ ही शुरू होती है बनारस की जीवन शैली। लाल और सफेद पत्थरों के बने घाटों पर सूर्य के पहले स्पर्श के बाद जैसे जैसे आदित्य का रथ अपनी दैनिक यात्रा पर निकलता है, वैसे वैसे बनारस की जिंदगी का अंदाज भी बदलता जाता है। रौनक वही रहती है, बस इसका रुख बदल जाता है। कहते हैं बनारस का जीवन चक्र 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इर्द गिर्द ही घूमता है। लिहाजा सुबह बनारस के तुरंत बाद की तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर देती हैं। फिर चाहे गलियों में कचौड़ी जलेबी की दुकानों पर जमा भीड़ हो या फिर कारोबारी हलचल, घाटों से लौटती भीड़ का पहला ठिकाना यही होता है। सुबह बनारस दरअसल काशी को प्रकृति का पहला स्पर्श है और इसे देखने के लिए हजारों साल से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग काशी तट पर जुटते रहे हैं। ये सुबह बनारस का वो रंग है जिसकी बुनियाद पर आज भी जिंदा दिल है बनारस। यहाँ की संस्कृति में सहजता है, हजारों सालों के अतीत की झलक है और अतीत के साथ वर्तमान का सामंजस्य बनाकर चलने की ललक है। जिजीविषा है। शायद इसीलिए यहाँ गलियों में आज भी कारोबार गद्दियों पर होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कदम ताल यहाँ भी नजर आती है। गलियों का शहर बनारस अपनी इस खासियत के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि देश के पुराने शहरों में भी गलियों का ये नजारा देखा जा सकता है, लेकिन बनारस इन सब से अलग है क्योंकि यहाँ की गलियाँ सिर्फ गलियाँ नहीं हैं, बल्कि अपने आप में ये संस्कृति का हिस्सा है। संकरी गलियाँ, उल्टे सीधे घुमावदार रास्ते और गलियों में मंडराते नंदी महाराज। जरा सी सावधानी हटी तो आशीर्वाद मिलना तय है। टेढ़े मेढ़े चलते हुए गलियों में चले जाइए। हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर ठेठ बनारसीपन की झलक मिलेगी। फिर चाहे पान की पीक गुड़गुड़ाते निठल्ले हो या फिर कारोबारी गुंजाइश तलाश रहे लोग, इन सब के बीच महाजनों की गद्दियां भी सजी हैं और मोल भाव के साथ गलियों का अर्थशास्त्र लिखा जा रहा है। बनारस की ये गलियां बदलते वक्त के साथ सेंसेक्स और सूचकांक से तालमेल बिठा चुकी हैं। बावजूद इसके संस्कृति की छौंक अभी भी बाकी है। यहाँ वायदा कारोबार का भी चलन है, लेकिन परंपरागत गिन्नियों के सहारे। कंप्यूटर के जमाने में आज भी बही खाते सहेज कर रखे जाते हैं। ये सब कुछ एक साथ एक जगह देखना अद्भुत है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। धीरे धीरे ये विस्तार होता गया। विस्तार के बाद जो बनारस में रहने बसने वाले लोगों का मूल था, वो गंगा के किनारे आकर के बच गया। इसलिए गलियां सब बनारस के गंगा के किनारे हैं। गलियों का यूं घुमावदार होना और इतना तंग होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता ऐतिहासिक दलीलें हैं, जिनमें अतीत के कुछ उजले और कुछ स्याहे उन कहानियों की तस्वीर है जिसके सहारे ये शहर अपनी मौजूदा पहचान के चरम तक पहुंचा है। बनारस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। तो पुराने शहर देखिए, वैसे भी उनका आर्किटेक्चर तो बेसिकली तो गलियों का ही शहर होता था। उसके बाद अनुमान है कि यहाँ पर जो है जो इन्वेडर्स आए तो उनके लिए जो है उनसे सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एकदम नैरो गलियां बनाई। बनारस की गलियों की एक और खास बात है, वो ये कि यहाँ गलियों की संस्कृति में हजारों सालों के बदलाव ने भी कोई बड़ा असर नहीं डाला। जो जैसा था लगभग वैसा ही है। वक्त बदलने के साथ बदला है तो सिर्फ रहन सहन का तरीका, बाकी बनारस वही है जो पहले था। बनारस की गलियों में पूरा हिंदुस्तान बसता है। यहाँ कालिका घाट की गलियों में जाने पर दक्षिण भारत के दर्शन हो जाते हैं। बंगाली मोहल्ला, गुजराती मोहल्ला, सब के सब
थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं। इन मोहल्लों से गुजरने पर रत्ती भर भी एहसास नहीं होता कि हम बनारस में हैं। जो मोहल्ला जिस प्रदेश के लोगों का है, वहाँ का रंग, रूप, वास्तु, मंदिर, रहन सहन, खान पान, सब कुछ उसी के हिसाब से है। काशी का एक ऐसा महत्व था, और क्योंकि सारे देश में था, इसलिए यहाँ लोग आते गए, बसते गए, क्योंकि लास्ट डेज, आखिरी दिन तो बनारस में गुजारना था। ये बनारस की असल खूबसूरती है, जिसका सम्मोहन किसी को भी यहाँ खींचे चले आने को मजबूर कर देता है। लेकिन बनारस इतना ही नहीं है। यहाँ की संस्कृति के और भी कई ऐसे पहलू हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे बाबा विश्वनाथ की नगरी की ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियाँ। The new Vigo CVTi 110 with best-in-class mileage of 62 kilometers per liter. Find your V time, TVS Vigo. इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। बनारस की खूबसूरती में अगर गलियां नगीना हैं तो घाट श्रृंगार। इन घाटों पर जीवन संस्कृति की झलक मिलती है तो इतिहास का अक्स भी दिखता है। साथ ही उस गौरवशाली अतीत के सबूत भी मिलते हैं जिसने बनारस को सदियों से आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है। दरअसल काशी का इतिहास ही इन घाटों से शुरू होता है। आनंद से आध्यात्म तक, योग से संयोग तक और भक्ति से मोक्ष। ये वो सिलसिला है जो अनंत काल से काशी की पहचान रहा है। ढूंढने वालों के लिए घाटों पर अगर आध्यात्म का सुख मिलता है तो वहीं जीवन के गूढ़ रहस्यों से भी साक्षात्कार होता है। यहाँ मस्ती और आनंद भी है तो जीवन का यथार्थ भी। आदि से अंत तक की ये परंपरा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसे लेकर सबके अपने अपने अनुमान हैं। और इन्हीं अनुमानों में से एक है दशाश्वमेध घाट को लेकर दी जाने वाली दलील, जिसमें इसे काशी का सबसे पुराना घाट बताया जाता है। कहा जाता है कि ईसा की 2री सदी में भारशिव राजाओं ने कुषाणों को हराकर 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यहाँ स्नान किया, जिसके चलते इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। हालांकि दशाश्वमेध घाट को लेकर पौराणिक मान्यताएं कुछ और कहती हैं और इसके मुताबिक ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। घाटों का मौजूदा स्वरूप जो आज दिखता है ऐसा पहले नहीं था। घाट कच्चे थे और इक्का दुक्का ही थे, जिन्हें बाद में सजाने संवारने का काम शुरू किया देश के अलग अलग राज परिवारों ने। ये प्रक्रिया लगभग 1735 ईस्वी के आसपास शुरू हुई और इसके प्रमाण आज भी घाटों के तौर पर दिखते हैं। हमारे शहर से और कोई ऐसा शहर नहीं है कि लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो राजा महाराजा को भी तो मोक्ष चाहिए था, तो दे वांटेड टू, मैंने वो अपने आखिरी दिन जो है यही बिताना चाहते थे। और क्योंकि पवित्रतम शहर था, आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, तो इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी तो चाहिए थी। तो मेन रीजन यही शायद 2 थे कि एक तो यहाँ पर क्योंकि मृत्यु का शहर था, हाँ, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ ऐसा हो कि लास्ट डेज अपने आखिरी दिन यहीं गुजारे। घाट बसते गए और परंपराएं मजबूत होती गई और धीरे धीरे इनकी पहचान भी अलग अलग होती गई।
कर्मकांड और जीवन से जुड़ी आध्यात्मिकता के लिए अगर दशाश्वमेध घाट को प्रसिद्धि मिली, तो वहीं काशी के मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट को जाना गया। ईसेंस लेके आए हुए जो चौथेपन के व्यक्ति यहाँ मोक्ष की कामना से आते हैं, तो जीवन भर जो किया हुआ है उसका सत्व और स्वत्व, इंडिविजुअलिटी और ईसेंस वो यहाँ लेके आते हैं, और बड़े उदार भाव से, क्योंकि अब जब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है तो मोह भाव चला जाता है, दान भाव, निवृत्त होना, किसी चीज को छोड़ेंगे तब ऊपर से जोड़ेंगे, अगर यहाँ पकड़े रहेंगे तो वो यात्रा आदमी की दुखद हो जाती है। इस तरह से विशिष्टताएं यहाँ पर बड़े सामान्य भाव से विकसित हुई हैं। यहाँ जीवन का यथार्थ दिखता है। ये एक ऐसा यथार्थ है जो वास्तव में काशी की विशेषता है और इस प्राचीन नगरी को दुनिया से अलग करता है। यहाँ मृत्यु डर नहीं, मोक्ष का मार्ग है। जीवन के इस आखिरी सत्य की अपनी एक भावना है, अपना एक विश्वास है। मृत्यु को यहाँ संस्कार माना जाता है। इस संस्कार के लिए कर्मकांड भी होता है, दक्षिणा दी जाती है, और इस कर्मकांड के लिए अपनी एक अलग सत्ता भी है, जिसे अनादिकाल से डोम राजा की सत्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जब अग्नि लेते हैं तभी उनको दाह संस्कार किया जाता है। बिना हमसे अग्नि लिए कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता है। ये राजा हरिश्चंद्र के जमाने से कल्लू डोम के जमाने चला आ रहा है। जब राजा हरिश्चंद्र के लड़के गुजर गए थे तो वो भी अपने लड़के से कर लिए थे। वही परंपरा आज भी चला आ रहा है। डोम राजा की कहानी त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है और माना जाता है कि डोम राज के वंशज आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। ये कहानी पुराणों की है, जिसे इतिहास मान्यता नहीं देता, लेकिन इस सवाल को आज तक किसी ने नहीं उठाया, सो हम भी नहीं उठाएंगे। सदियों से ये परंपरा चल रही है और आस्था की कसौटी पर खरी है। यहाँ अगर काशी नरेश को सांसारिक सत्ता का राजा होने के चलते सदा से सम्मान मिला है, तो डोम राजा और उनके वंशजों को पारलौकिक सत्ता का हिस्सा होने के चलते सम्मान मिला। ये सतयुग कलयुग के आगे की बात है। ये परंपरा ये है कि राजा हरिश्चंद्र जब आके काशी में बिके हुए हैं तब से परंपरा बना हुआ है। काशी में ये महत्व है कि जिस समय एक राजा नहीं, मतलब उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, तो डोम क्यों खरीदा? तो डोम का पद भी उसी से राजा का महत्व मिला हुआ है। काशी में कुल 84 घाट हैं। जितने घाट उतनी कहानियाँ। इन घाटों में कुछ को छोड़कर ज्यादातर घाटों का निर्माण 17वीं से 19वीं सदी के बीच हुआ, और इसकी तस्दीक करता है अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप का नक्शा, जो बदलते बनारस की तस्वीर पेश करता है। प्रिंसेप के मुताबिक 1832 तक बनारस के ज्यादातर घाट तैयार हो गए थे और इनमें गंगा के बहाव की दिशा में पहला था अस्सी घाट। अस्सी घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। संवत 1680 में गंगा के किनारे इसी अस्सी घाट पर तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र मिलता है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तो वहीं दूसरा घाट मिलता है तुलसी घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने शरीर त्यागा था। और इसके बाद आगे बढ़ने के साथ ही घाट मिलते जाते हैं और इसके साथ ही दिखता है इनसे जुड़ा जीवित इतिहास। बनारस के ये घाट अपने आप में एक पूरी संस्कृति का दर्शन कराते हैं। हर घाट की अपनी अपनी विशेषता है। अगर अस्सी घाट की प्रसिद्धि साहित्य और लोक रंग के जमघट के लिए है, तो वहीं सांसारिक कर्म कांडों के लिए दशाश्वमेध घाट का नाम आता है, और हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट को अंतिम यात्रा का मार्ग माना जाता है। घाटों की खूबसूरती, घाटों का वास्तु और घाटों के किनारे होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां भी अब इनकी विशेषताओं में जुड़ गई हैं। अलग अलग रंगों को एक स्थान पर जीवंत करते बनारस की ये अपनी अलग पहचान है, जो कहीं और नहीं दिखती। बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और लेजेंड से भी प्राचीन है, और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी पुराना है। बनारस को ये परिभाषा दी है इंग्लिश राइटर मार्क ट्वेन ने, और बनारस की प्राचीनता को इससे बेहतर तरीके से डिफाइन करना मुश्किल है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे काशी की संस्कृति के और दूसरे पहलू, जिन्होंने इस शहर के काशी से वाराणसी बनने तक का सफर तय किया है, लेकिन बनारसीपन को हमेशा ही कायम रखा है।
जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। 30 मई से सरोजा की जिंदगी का शुरू हो रहा है एक नया सफर। खुशियाँ बरसेंगी हमारे आंगन, तब हमारी संतान आएगी। आएगी नहीं, आएगा। हमका तो बेटा ही चाहिए। क्यों है समाज की एक ही मांग, बेटा ही चाहिए। मेरे जीवन की नैया की खेवैया माँ विंध्यावासिनी। एक पत्थर की मूर्त के असर जीवन कट जाएगा, ये भ्रम है। जय माँ विंध्यावासिनी, आस्था से अनास्था का टकराव। 2 अनोखी कहानियां जो बदल देंगी आपकी सोच। तो शाम 6 से 7 आप रहें बिग मैजिक के साथ। बाजू बांध खुल जा, बाजू बांध खुल जा। पौराणिक नगरी काशी को लेकर ना तो मान्यताओं की कमी है और ना ही कथा कहानियों की। खुल जा। पुराणों की माने तो काशी सृष्टि और सृजन से परे है, लाखों वर्षों का इतिहास है। लेकिन तर्कवादी इतिहास कहता है कि काशी का प्रथम प्रमाण 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। 7वीं सदी ईसा पूर्व में काशी को एक स्वतंत्र महाजनपद के रूप में जाना गया, जो पहले कोसल और बाद में मगध राज्य में शामिल हो गई। इतिहास का काल चक्र चलता रहा और 1585 में अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल और नारायण भट्ट के संयुक्त प्रयासों से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। लंबे वक्त तक अलग अलग साम्राज्य का हिस्सा रहने के बाद काशी 1725 में एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया और 1752 में काशी राजा बलवंत सिंह ने रामनगर किले का निर्माण कराया। 1755 में राजा चेत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बनारस संधि हुई और 1781 में बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। काशी का यही संक्षिप्त इतिहास है जो तर्क और ऐतिहासिक साक्ष्यों की बुनियाद पर रचा गया है, लेकिन ये सिर्फ इतिहास है। इस गुजरे वक्त में बनारस ने युद्ध भी झेले और सांस्कृतिक आघात भी सहे, लेकिन इन सब के बीच बनारसीपन कायम रहा। जितना भी इस पर चोट करने की कोशिश की गई, उतना ही ज्यादा मजबूत होकर उभरा बनारस। पहले से कहीं ज्यादा संजीदा, पहले से कहीं ज्यादा मस्त मौला। भंग भभूत और अक्खड़पन की पहचान कायम रही तो सांस्कृतिक विविधताओं का एहसास बना रहा। बोली की मिठास से लेकर साहित्य, कला और संस्कृति तक, जिसने बनारस को आध्यात्मिकता से अलग एक पहचान दिलाई। वाराणसी का इतिहास, कला, स्थापत्य कला, भौगोलिक स्थिति और धार्मिक गतिविधियां इसे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनाती हैं। दरअसल वाराणसी अपने आप में भारतीय कला और संस्कृति का म्यूजियम है। संस्कृति, आध्यात्म से लेकर लोक जीवन और कला प्रेम तक एक स्थान पर एक साथ इतना सब कुछ देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। बनारस ने अगर जीवन के 4 पुरुषार्थों का मतलब समझाया है तो वही साहित्य, कला और संस्कृति में भी अद्भुत योगदान दिया है। जहां आध्यात्म के भाव में भी मस्ती है वो काशी है, और जहां मस्ती है वहां जीवन का रस है। और इसीलिए ये बनारस है। यहाँ की दीपावली में देवता भी शामिल होते हैं और होली के रंग मसान में भी दिखते हैं। तो खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसके साथ? के भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। भाई इनका साथी तो भूत पिशाच न है,
तो लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन की छटा को देख करके इनका इच्छा हुआ कि हम भी होली खेलेंगे। मगर कैसी होली कि मन से रंग गुलाल हटा के, रंग गुलाल हटा के होली खेलेंगे, रंग की होली नहीं। कैसी होली के चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। हम इनके होली में कौन कौन नहीं है? गोपन गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, अरे ना साजन ना गोरी, औरतों का जाना मना है उस निशान पर, तो ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। आस्था में लिपटे लोक रंग के अलावा बनारस का अपना साहित्य है, अपनी कला है, अपनी खुद की संगीत शैली है। अरे ढूंढिए सैया के जुल्फिया हो रामा, ढूंढिए सैया के जुल्फिया हो रामा, और ठुमरी का अंदाज है। सैया के जुल्फिया हो रामा, ढूंढिए सैया के जुल्फिया हो रामा। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक खासियत नहीं बल्कि एक नशा है जिसमें डूब जाने वाले को फिर कुछ नहीं सूझता। तो चलते चलते आप भी बनारस के इस रंग से रूबरू हो जाइए। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, जो तुझसे जोत मिला जाए, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जोगी मत जाओ मत जाओ। वो पीली पेन से देख रहे हैं आप? राहुल जब क्वेश्चन 4 का आंसर सोचते सोचते बिना सोचे जब पेंसिल को चबाएगा तो सोच सकते हैं क्या होगा। जब मसूड़े होंगे कमजोर तो दांत कैसे होंगे मजबूत। इसीलिए अब पहली बार डाबर बबूल के साथ सॉल्ट पावर यानी प्रॉब्लम फ्री मसूड़े, एक्स्ट्रा मजबूत दांत, साथ में टूथब्रश भी फ्री। बबूल दे मजबूत दांत और सॉल्ट दे प्रॉब्लम फ्री मसूड़े, तो सुपर बबूल प्लस सॉल्ट पावर दे नया बबूल सॉल्ट टूथपेस्ट। 20 मई से सरोजा की जिंदगी का शुरू हो रहा है एक नया सफर। खुशियाँ बरसेंगी हमारे आने जब हमारी संतान आएगी। आएगी नहीं, आएगा, हमका तो बेटा ही चाहिए। क्यों है समाज की एक ही मांग, बेटा ही चाहिए। मेरे जीवन की नैया के खेवैया माँ विंध्यवासिनी। एक पत्थर की मूर्त के असली जीवन कट जाएगा, ये भ्रम है। जय माँ विंध्यवासिनी, आस्था से अनास्था का टकराव। 2 अनोखी कहानियां जो बदल देंगी आपकी सोच। तो शाम 6 से 7 आप रहें बिग मैजिक के साथ। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। मुद्दे की बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ सवालों में घिर गई है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ है, जबकि पुलिस इसे एक नक्सली के मारे जाने और एक जवान के शहीद होने का दावा कर रही है।
आधे से ज्यादा जिलों में पसरे लाल आतंक ने सूबे की सरकार और प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नक्सलियों से निपटने के लिए कई तरह की रणनीति के तहत अभियान चला रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब तक 3 ही जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, लेकिन अब खुफिया विभाग ने आशंका जताई है कि सूबे के 20 और जिलों में लाल आतंक की आहट महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस बार बार सवालों में घिरती रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस नक्सलवाद से निपटने के लिए कमर कस रही है। सवाल यह है, क्यों बार बार नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम सवालों में घिरती है और क्या यूपी पुलिस की नई कवायद लाल आतंक पर नकेल लगा पाएगी? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बढ़ी है, उससे सरकार और प्रशासन दोनों ही परेशान हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए कई अभियान चलाए गए, कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सब नाकाफी हैं। लाल आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों पर सवाल उठते रहे हैं। बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ पर जहां सवाल उठे, वहीं उत्तर प्रदेश में लाल आतंक के खौफ से सहमे हुए प्रशासन ने कुछ नई कवायद शुरू की है। बीजापुर में इसी जगह पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस का दावा है कि मारा गया ये शख्स नक्सली है और मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इस मुठभेड़ में हमारा एक कोबरा 208 का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है और साथ ही एक नकली को भी हमने मारा। हालांकि गंगालूर के ग्रामीण पुलिस के इस दावे को झूठा करार देकर इस मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि जब वे देवगुड़ी बीच त्योहार मनाने के लिए जुटे थे तो पुलिस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3 नाबालिग समेत 8 गांव वालों की मौत हो गई। गांव वालों की माने तो मारे गए लोगों के शवों में से एक शव को पुलिस अपने साथ ले गई और अब इसे नक्सली बताया जा रहा है। ये आरोप सूबे की उस पुलिस पर लगे हैं जो नक्सली गतिविधियां रोकने के लिए कई अभियान चला रही है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खुफिया विभाग ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में लाल आतंक के कदम कई और जिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो यूपी के 20 नए जिलों में नक्सली नेटवर्क फैल रहा है और इस नेटवर्क पर काबू पाने के लिए हर साल कम से कम 350 करोड़ रुपए की जरूरत भी बताई है। अब तक 3 जिलों में नक्सली नेटवर्क होने से इस पर काबू रखने के लिए हर साल 118 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले नक्सल प्रभावित हैं। 3 जिलों में 26 थाने और 607 गांव प्रभावित हैं। इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर में आंशिक रूप से प्रभावित इन जिलों के 213 गांव प्रभावित हैं। इसी आशंका के बाद यूपी सरकार ने पुलिस ढांचे में बड़े परिवर्तन की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत सबसे पहले यूपी के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस बल को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी है। इसके तहत यूपी के चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में सबसे पहले 15 अष्टकोणीय थानों का निर्माण होना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में 8 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस बल की भर्ती की कवायद भी चल रही है। अभी फेज 1 में यूपी को 8.5 करोड़ मिले हैं 15 पुलिस स्टेशंस बनाने के लिए, जिसमें हमारे यहाँ 6 पुलिस स्टेशंस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसी में 20% हो गया, किसी में 25% हो गया है। छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित हैं, वहीं यूपी में भी 23 जिलों में नक्सली आतंकी आहट चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्यों नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने में सरकार और प्रशासन नाकाम है। सवाल ये भी है कि जहां छत्तीसगढ़ में नक्सली अभियान से जुड़ी टीमों पर सवाल उठते रहे हैं, वहीं यूपी में पुलिस बल को सशक्त करने के लिए सरकार की ये नई कवायद नक्सलियों से निपटने में कितनी कारगर साबित होगी। बीजापुर से अभिषेक झा और सत्येंद्र के साथ लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। तो आप भी हमारे साथ मुद्दे की बात में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप फोन उठाइए और इन नंबर पर हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ आप बांट सकते हैं। हमारे सवाल, क्यों नक्सली समस्या से निजात
नहीं मिल पा रही। आखिर अब तक क्यों नहीं लग पाई नक्सल समस्या पर नकेल?